माँ भगवती की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्रे मंगलवार यानी आज से शुरू हो चुके हैं। महाशक्ति की आराधना के इस पर्व नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा की संज्ञा दी गई है। चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से नया हिंदू वर्ष भी आरंभ हो जाता है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ 9 दिनों तक उपवास रखा जाता है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है। ये देवी ऋषभ पर विराजमान रहती हैं, जो पूरे हिमालय पर राज करती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति रूपी दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है। पहला दिन शैलपुत्री को समर्पित है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी की अर्चना की जाती है। चंद्रघंटा की पूजा तीसरे दिन की जाती है। वहीं कुष्मांडा, स्कंद माता और कात्यायनी को चौथा, 5वां और 6ठा दिन दिया गया है। सप्तमी को कालरात्रि को पूजा जाता है। अष्टमी को महागौरी और नवमी के दिन सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इन सभी देवियों का स्वरूप अलग अलग है, लेकिन ये सभी देवियां शक्ति रूपी दुर्गा के ही रूप हैं। मान्यता है कि ये चैत्र नवरात्रि सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कोरोना पर भारी पड़ती दिखी लोगों की आस्था। पहले ही दिन मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए दर्शनार्थियों की दिखी भारी भीड़। मंदिर में दूर दूर से दर्शन पूजन के लिए आए भक्तों ने जमकर लगाए माता के जयकारे। बता दें कि नवरात्रि पहले से ही प्रशासन ने मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने के लिए गोले बनाए थे। साथ ही दर्शन करने आने वालों से 48 घंटे पहले का कोविड निगेटिव रिपोर्ट भी लाने के लिए कहा गया था। साथ ही सरकार की तरफ से ये आदेश भी दिए गए हैं कि मंदिर में सिर्फ एक बार में 5 लोगों को ही दर्शन पूजन के लिए जाने दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी सुबह जब 6 बजे मंदिर को खोला गया तो वहां श्रद्धालुओं की लाइन लग गई और प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं भीड़ के आगे फेल हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाइट कर्फ्यू के कारण रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक मंदिर बंद करने की वजह से भीड़ इकट्ठा हो गई और सुबह ये भीड़ बढ़कर और ज्यादा हो गई और इस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ पर प्रशासन की सारी तैयारियां ठप हो गई। साथ ही नियम का पालन करने को कहे जाने पर दर्शन के लिए आए सभी श्रद्धालुओं का कहना है कि कोरोना का भय तो है, मगर मां के दर्शन पूजन करना है तो है। आगरा के गांव रुदमुली में एक घर में चारपाई पर सो रही महिला की अज्ञात लोगों ने धारदार कुल्हाड़ी से सर पर मारकर हत्या कर दी, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। जानकारी के अनुसार रुदमुली के घर के बाहर रात को समरसेबल पंप के लिए बोरिंग का काम चल रहा था। रात भर चले बोरिंग के काम पूरा होने के बाद भोर में करीब 3:30 बजे सभी लोग सोने चले गए। सुबह करीब 6 बजे गांव के प्रधान वोट मांगने के लिए घर पहुंचे तो देखा मां खून से लथपथ चारपाई पर पड़ी थी। परिवार के लोगों का कहना है कि कुछ अज्ञात लोगों ने महिला के सर पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस हत्या को लेकर हर एंगल से जांच कर रही है। साथ ही परिजनों के कहने पर महिला की हत्या के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
सुल्तानपुर जिले में रूह कांप देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां दूध बेचने जा रहे एक व्यक्ति की हॉकी डंडे और लाठियों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई है। बता दें कि लोगों का कहना है कि व्यक्ति को दबंग तब तक हॉकी और डंडों से पीटते रहे जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। बता दें कि मृतक घर से दूध बेचने निकला था और थोड़ी दूर पर ही कुछ लोग घात लगाए बैठे उसका इंतजार कर रहे थे और मौका मिलते ही दबंगों ने उसे घेर लिया और हॉकी डंडों से मृतक को तब तक पीटा जब तक कि युवक ने दम नहीं तोड़ दिया। बड़ी बात तो ये है कि इस तरह से पीट कर हत्या करने वाले कोई गैर नहीं बल्कि उसके ही अपने सगे थे। मंजर इतना दर्दनाक था कि आसपास के लोग वारदात देखकर सहम गए। हालांकि इस घटना के पीछे पुलिस व परिजनों का कहना है कि जमीनी विवाद के चलते परिवार के दो भाइयों में बीते कई महीनों से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था और इसे ही देखते हुए इस निर्मम हत्या की घटना को पूरा किया गया है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। यूपी में लॉकडाउन कब लगेगा? सीएम योगी बोले भ्रम में ना रहें, ना होगी तालाबंदी, ना ही लोगों को मरने देंगे। अफसरों को चेताया, बेड की शिकायत ना मिले। खत्म होगा बाहुबली विधायक का खौफ। मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल से मऊ की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी, तय होंगे आरोप। लखनऊ में हत्या के बाद आत्महत्या का मामला आया सामने। कैंट इलाके में कार की अगली सीट पर मिले दो शव, महिला के सीने और पुरुष के सिर पर लगी थी गोली। फिरोजाबाद में हादसे के बाद आग का गोला बनी कार, ट्रक की टक्कर के बाद कार में आग लगी, महिला जिंदा जली, पति झुलसा। वाराणसी में कोरोना पर आस्था भारी। नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री मंदिर में उमड़ी भीड़, भक्तों ने महामारी से मुक्त की कामना की। प्रयागराज में कोरोना का कहर, हाईकोर्ट के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की संक्रमण से मौत। 24 घंटे में 1295 रोगी मिले, एक्टिव केस की संख्या 9000 के पार। वाराणसी में कोरोना ने बढ़ाई मुश्किलें। बीएचयू अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर की ओपीडी सेवा 13 अप्रैल से बंद, मरीजों को टेलीमेडिसिन पर होना होगा निर्भर। जालौन में मुठभेड़, भीड़ों में छिपकर बैठे बदमाशों से दिन दहाड़े मुठभेड़, एमपी के एक बदमाश के पैर में लगी गोली, सर्च ऑपरेशन जारी। नहीं रहे लखनऊ को लिखने वाले प्रवीण, 2 घंटे नहीं आई सरकारी एम्बुलेंस, सांस लेने में तकलीफ से पीड़ित इतिहासकार पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण का निधन। बागपत में चूक से भड़की चिंगारी, सिलेंडर के लीकेज से मोटर स्पेयर पार्ट्स की 3 दुकानें जलकर हुई राख, नुकसान का आकलन जारी, एक शख्स भी झुलसा। लखनऊ में वेल्डिंग करते वक्त फटा सिलेंडर, सीएनजी वैन में विस्फोट के बाद लगी आग, 4 लोग झुलसे, दमकल कर्मियों ने लपटों पर काबू पाया। सुल्तानपुर में टांडा बांदा हाईवे पर हुआ सड़क हादसा, बाइक सवार आईटीआई कर्मियों की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत, नहीं पहन रखा था हेलमेट। कानपुर के रिहायशी इलाके में आग का कहर, शॉर्ट सर्किट से लगी आग में ब्रश फैक्ट्री जलकर हुई राख, नहीं पहुंचा कारोबारी, चौकीदार ने भागकर बचाई जान। वाराणसी में पूर्व प्रधान हत्याकांड मामले में जमीनी विवाद में हिस्ट्री शीटर पर गोली मारने का शक, प्रधानी चुनाव भी बड़ी वजह बताई जा रही। गोरखपुर में नाइट कर्फ्यू, 9 बजे ही सड़कों पर छाया सन्नाटा, लोग घरों में हुए कैद, कुछ बेपरवाह दिखे तो पुलिस ने समझाया, दिखा लॉकडाउन जैसा नजारा। ललितपुर में छात्रों के 2 गुटों में आपसी टकराव के चलते एक गुट ने दूसरे गुट के छात्रों को जमकर पीटा, पीड़ित करीब आधा दर्जन से अधिक छात्रों ने कोतवाली पुलिस को शिकायत पत्र देकर उठाई कार्रवाई की मांग। झांसी में पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी कर रहे सभी जतन, चुनाव में वोटरों को बांटे जा रहे गिफ्ट, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। हमीरपुर में आज से नामांकन शुरू, कोविड के नियमों का पालन करवाते हुए करवाए जा रहे नामांकन को लेकर पुलिस अधिकारी हैं तैनात, जिला प्रशासन ने पूरी की सभी तैयारियां। बुलंदशहर में गेहूं की थ्रेशिंग और खीरे की फसल को लेकर युवक की पीट कर हत्या, थ्रेशिंग मशीन का रुख बदलवाने को लेकर दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे, मारपीट में एक युवक की मौत जबकि 2 लोग घायल।
मुजफ्फरनगर में किसान नेता का वीडियो वायरल। किसान नेता पंचायत में खुद को दबंग बता रहा। अधिकारी की कुर्सी में लात मारकर काम कराने की घोषणा कर रहा किसान नेता। सुल्तानपुर में हॉकी डंडे से अधेड़ की पीट कर की निर्मम हत्या। वारदात से इलाके में फैली सनसनी, सहमे लोग। हत्या के पीछे संपत्ति का विवाद बताया जा रहा। जालौन में शुरू हुई पंचायत चुनाव के नामांकन पत्र भरे जाने की प्रक्रिया। जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत के लिए शुरू हुआ नामांकन। 26 अप्रैल को तीसरे चरण में होगा जिले में मतदान। बुलंदशहर में युवक की हत्या का मामला आया सामने। मृतक का शव कोतवाली के सामने रख स्टेट हाईवे पर लगाया जाम। परिजनों ने लगाया पुलिस पर धाराओं में खेल करने का आरोप। गाजियाबाद में किसान नेता राकेश टिकैत ने लगवाई कोविड वैक्सीन। टिकैत ने कौशाम्बी के यशोदा अस्पताल में लगवाई कोविशील्ड वैक्सीन। झांसी में कोरोना का कहर। नगर निगम के नगर आयुक्त हुए कोरोना पॉजिटिव। उनके साथ उनकी पत्नी, बहन और भाई भी हुए संक्रमित। धांधली की एक सीमा होती है, पद के दुरुपयोग की भी एक नैतिकता होती है, और अगर उस नैतिकता का भी एहसास ना हो तो कम से कम एक हद तो होती ही है जो किसी को जुर्म करने से रोकती है। मगर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और बरेली में तैनाती के दौरान आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने जो कुछ किया, उसने नियम, कानून, नैतिकता सबकी धज्जियां उड़ा दी। मगर ये योगी राज है। यहाँ राजा हो या रंक, अदना शख्स हो या उच्चतम पद पर बैठा हुआ शख्स, योगी सबकी करतूतों पर एक समान कानून का हंटर चलाते हैं। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डीएम के पद पर तैनात अभिषेक प्रकाश के खिलाफ राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जांच का आदेश दिया है। अब आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश पर लगे एक एक आरोप से पर्दा हटेगा, हर जुर्म का हिसाब होगा। आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद के दुरुपयोग से अवैध संपत्ति अर्जित की और स्टाम्प ड्यूटी की बड़े स्तर पर चोरी भी की। इस मामले में बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने आईएएस अभिषेक प्रकाश के खिलाफ भारत सरकार में साक्ष्यों सहित शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आईएएस अभिषेक प्रकाश ने लखीमपुर खीरी में तैनाती के दौरान लगभग 300 बीघे जमीन की खरीदारी अपने परिवार, जिनमें माता पिता और भाई के अलावा कुछ अन्य व्यक्तियों सहित फर्जी कंपनियों के नाम की है। इसके अलावा बरेली में जिलाधिकारी रहने के दौरान लगभग 400 बीघा जमीन खरीदी। साथ ही अपने डीएम होने का लाभ उठाते हुए स्टाम्प ड्यूटी की भी भारी मात्रा में चोरी की। डीओपीटी ने यूपी सरकार को इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए लिखा था, मगर यूपी के नियुक्ति विभाग ने खेल करते हुए पत्र को दबाए रखा और जब नियुक्ति विभाग की नींद टूटी तो वर्तमान डीएम लखीमपुर खीरी और बरेली से आख्या मांगी गई, जिसमें लखीमपुर खीरी डीएम ने अभिषेक प्रकाश के प्रभाव में आकर मामले में शासन को गोलमोल जवाब दिया। वहीं बरेली डीएम ने शासन को पत्र लिखते हुए कहा कि मामला अति गंभीर है, जो स्टाम्प चोरी के साथ साथ राजस्व से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए जांच अपर मुख्य सचिव रैंक जैसे अफसरों से कराई जाए। अब जबकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जांच का आदेश दिया है, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जल्द ही आईएएस अभिषेक प्रकाश पर लगे गुनाहों के एक एक आरोप का हिसाब होगा। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। वहीं इस महामारी से आए दिन मौतों के मामलों में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। देश भर में होने वाली मौतों से कई जगहों पर शवों के अंतिम संस्कार करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक ऐसा ही मामला राजधानी से सामने आया है, जहां एक दिन में 41 कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार किया गया। इसके अलावा भोपाल में कोरोना से 8 महीने की बच्ची अदीबा भी नहीं बच पाई। हालात इतने भयानक हो गए कि पहली बार भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार के लिए
तैयारियां भी करनी पड़ी। शवों के अंतिम संस्कार के लिए कुल 12 पिलर तैयार किए गए थे। जब पहले से मौजूदा जगह पर अंतिम संस्कार की जगह कम पड़ गई, तो विद्युत शवदाह के ग्राउंड में शवों के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी पड़ी। इसके अलावा 36 शवों के बाद भी विश्राम घाट पर 8 परिवार शव लाने के लिए फोन कर रहे थे, लेकिन रात ज्यादा हो जाने के चलते उन्हें मना कर दिया गया। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते एमपी के कई जिलों में 7 से 9 दिन का लॉकडाउन भी लगा दिया गया। राजधानी भोपाल में अभी भी कोरोना बेकाबू है, जिसको लेकर कलेक्टर ने शुक्रवार शाम 6 बजे भोपाल के कोलार और शाहपुरा इलाके में 9 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है, जिसके बाद 19 अप्रैल को ही लोग अपने घरों के बाहर निकल पाएंगे। इन्हीं 2 इलाकों से 40% से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। दरअसल राजधानी में 700 से ज्यादा मरीज हर दिन मिल रहे हैं, जिन पर संज्ञान लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही लॉकडाउन पर भोपाल कलेक्टर ने बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में शुक्रवार को संक्रमण के सबसे ज्यादा मरीज यानी 4,882 मरीज सामने आए थे, जिनको मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 8,27,220 हो गई। पिछले 24 घंटों में इस महामारी से प्रदेश में 23 और व्यक्तियों की मौत हुई है। अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 4,000 के पार पहुंच गई है। तिवारी आर भारत न्यूज़ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उपस्थित हैं नगर कुशमरा के यादव नगर मोहल्ले के पास। एक अंग्रेजी शराब का ठेका है, उससे बगल से होकर एक गली गई है। वहां पर एक खेतों में गमा देवी का मंदिर बना हुआ है, जहां योगी सरकार मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु पूरा दम दिखा रही है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे मंदिर हैं जहां तक पहुंचने के लिए महिलाओं, बहनों, बेटियों को झाड़ियों से होकर, खेतों से होकर गुजरना पड़ता है, और तब कहीं जाकर बामुश्किल लोग पूजा अर्चना कर पाते हैं। आज चूँकि नवरात्र का प्रथम दिन है और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह नगर यादव नगर मोहल्ला के स्थित गमा देवी मंदिर में महिलाएं पहुंचती हैं। आइए यहाँ पर अपने कैमरामैन जाएंगे, यहाँ पर महिलाओं को सीधा यहाँ पर दिखाएं कि किस तरह से, किस रास्ते से होकर वो यहाँ पर ये जो मंदिर बना हुआ है गमा देवी का जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर बामुश्किल आ पाती हैं। कैमरामैन चाहेंगे यहाँ थोड़ा दिखाएं ये किस तरह की झाड़ियाँ हैं। यहाँ पर छोटे मोटे जीव निकलने का पूरा खतरा बना रहता है। आइए अब यहाँ कुछ महिलाओं जानते हैं कि हर 6 महीने में यहाँ पर नवरात्र का पर्व मनाया जाता है, और आप क्या यहाँ पर इस तरह से कितना टाइम हो गया इसी तरह से आप आ रही हैं? थोड़ा बताएं आप। यहाँ जो गमा देवी का मंदिर बना हुआ है, आप यहाँ पर जब नवरात्र आती होगी तो हर समय आप आती होंगी यहाँ पर? हाँ। तो ऐसा क्या शुरुआत से ही चल रहा है? और क्या। तो इसके बारे में आपने यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं और भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे आप नहीं कहा? नहीं, हमने नहीं। तो आपको समस्या तो हो रही है? हाँ, समस्या होती है। आप इस तरह से अगर झाड़ियों से आ रही हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पर जीव जंतु का निकल आए तो इससे आपको खतरा है ना? हाँ। लेकिन आपको आना है क्योंकि यहाँ भाई आपकी आस्था का सवाल है। हाँ। ठीक है, आइए यहाँ पर हमारे साथ अभी मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी महिलाएं पूजा अर्चना के लिए इकट्ठी हो चुकी हैं। उन सभी से जानेंगे हम कि आखिर क्या, जब आपकी आस्था का सवाल है और हर 6 महीने में यहाँ पर जो आप पूजा अर्चना करने आती हो, अगर इसी तरह से आती हो तो इसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई कि नहीं उठाई, और अगर उठाई तो उसका प्रशासन ने कोई हल क्यों नहीं निकाला? आइए हम जानते हैं, कुछ बहनों से कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे आखिर ये कब से यहाँ तक है। आप आ जाओ बेटा, अपना नाम बताओ। मेरा नाम सानू यादव, मैं यहाँ ही रहती हूँ उजागरपुर में, कुशमरा नगर में, और मैं यहाँ पर डेली पूजा करने आती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, इसकी वजह से हम लोगों को बहुत समस्या उठानी पड़ती है और मुश्किल से आना पड़ता है। यहाँ पर आपने सुना होगा कि किस तरह से मुश्किल लोग यहाँ पर दैनिक पूजा अर्चना की व्यवस्था है। लोग यहाँ पर अब रोज़ की तरह यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन संयोग की बात ये है कि यहाँ उन्हीं झाड़ियों से होकर उनको गुजरना पड़ता है। आइए हम और दिखाते हैं और उस मंदिर को भी दिखाते हैं जहाँ पर ये लोग
पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि गांव की महिलाएं यहाँ पर पूजा अर्चना करने में लगी हुई हैं और वही रास्ता झाड़ियों से भरा हुआ, खेतों से गुजरता हुआ। आखिर प्रशासन इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? यहाँ पर हम कुछ स्थानीय जिम्मेदारों से भी बात करेंगे कि क्यों आपने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, आखिर यहाँ पर एक रास्ता क्यों नहीं दिया गया आम लोगों के निकलने के लिए। आइए हम सीधे चलते हैं यहाँ पर उपस्थित सभासद अरुण कुमार जी से। हाँ अरुण कुमार जी, आप थोड़ा ये मैंने बहुत पहले ही बोला था, इसका प्रस्ताव लिखाया था 2 साल पहले। मैंने कहा था चेयरमैन साहब से कि गामा देवी मंदिर के लिए रास्ता नहीं है, प्रस्ताव भी लिखाया था। वो बोल रहे थे कि हाँ मैंने पास कर दिया, अभी तक तो कोई सड़क बनी नहीं। और कल मैंने फिर बोला, यूँ साहब से बोला, चेयरमैन साहब से बोला कि उसके जाने की रास्ता नहीं है, झाड़ियों से जाना पड़ रहा है। उस मंदिर में बहुत लोग पूजा करते हैं। तो भई ये बोले हम सड़क बनवा देंगे, अभी तक सड़क बनी नहीं है। हमने ये कहा कि कच्ची रास्ता ही साफ करा दो, वो नहीं कराई। तो आपने सड़क के लिए यहाँ पर प्रस्ताव रखा हुआ है आपने, तो आप हमें थोड़ा वो सड़क दिखाएं, वो जगह दिखाएं जिसके लिए आपने प्रस्ताव रखा हुआ था। आप थोड़ा आगे आइए। यहाँ से सामने होते हुए ये सड़क है जी, हम कैमरा में चाहेंगे यहाँ पर दिखाएं। ये यहाँ पर इन्होंने सड़क के लिए प्रस्ताव भी लिखा था कि यहाँ से कोई एक रास्ता ऐसा यहाँ पर बना दिया जाए जिससे, और यहाँ पर संभावनाएं भी हैं क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बम्बा गया, बम्बा से सट के यहाँ पर सड़क बन सकती है। और यहाँ पर खेत जो चूँकि इनके खुद के हैं तो इन्होंने कहा कि सड़क बनती है तो खेतों से भी रास्ता वो स्वयं यहाँ पर जो पूजा अर्चना के लिए आते हैं उनको दिया जाएगा। अच्छा, इसकी जानकारी आपने यहाँ के चेयरमैन जो होते हैं उनको दी है? हाँ, चेयरमैन साहब को दी है, ईओ साहब को भी दी है। तो उनका इस संदर्भ में क्या कहना है? उनका ये कहना था, कल मैंने बोला था, कह रहे थे हम साफ़ करा देंगे, आज तक तो हुई नहीं। यहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं काफ़ी लोग, आज तक तो सड़क साफ़ हुई नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम डीएम साहब से सीधी शिकायत करेंगे अभी। तो आपको अभी यहाँ पर जिलाधिकारी से एक उम्मीद अभी आपकी बाकी है कि अगर आप जिलाधिकारी महोदय से शिकायत करेंगे तो हो सकता है इस समस्या का समाधान आपको मिल जाए। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। मैं प्रतीक तिवारी, आर भारत न्यूज़। कोरोना को लेकर सीएम योगी सख्त, डीएम ने अधिकारियों से मुख्यालय छोड़ने पर लगाई रोक। पंचायत चुनाव पर चढ़ा होली का रंग, गुजिया और गुलाल का गिफ्ट देकर जमीनी टोल ले रहे दावेदार। 1 अप्रैल को टीका लगवा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सिविल अस्पताल में की गई तैयारियां। होली पर शराब पीकर हुड़दंग करने से किया मना, बदमाशों ने बुजुर्ग महिला की पीटकर की हत्या। जालौन में अज्ञात युवक की ईंट पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या, इलाके में फैली सनसनी। मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर में शहीद पिंकू कुमार को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता। राजकीय बालिका संरक्षण गृह में कोरोना की दस्तक, 13 किशोरियों में संक्रमण की पुष्टि। यूपीएसटीएफ में तैनात एसएसपी राजेश सिंह का निधन, ब्रेन हैमरेज से हुई मौत। यूपी में कोरोना के 1000 से ज्यादा नए मरीज मिले, 5 की मौत, 299 किए गए डिस्चार्ज। पार्टियां मैदान में हैं। वहीं बात करें जिला पंचायत प्रत्याशियों की तो जिला पंचायत प्रत्याशियों ने भी अपनी कमाल भर ली है और जिला पंचायत प्रत्याशी सभी अपनी अपनी वार्डों से अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि जिला पंचायत प्रत्याशी जो है वो पिछले 1 महीने से लगातार जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क बनाने में जुटे हुए हैं और वहीं जनता भी अपना अपना एक ईमानदार प्रत्याशी चुनने का दावा कर रही है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी जिले बाई जिले अपने वार्ड नंबर से अपने अपने जिला पंचायत प्रत्याशियां मैदान में उतार दिए हैं, जिसको लेकर आज हमारे साथ बुलंदशहर जिले के वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत प्रत्याशी वकील अहमद उर्फ रियाजुद्दीन सैफी मौजूद हैं, जिनके पास आज हमारी टीम पहुंची है ये जानने के लिए कि चुनाव के असल मुद्दे क्या हैं और क्या मुद्दों पर वकील अहमद उर्फ रियाजुद्दीन सैफी चुनाव लड़ेंगे।
तो हमारे साथ मौजूद हैं वकील अहमद उर्फ रियाजुद्दीन सैफी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम वकील अहमद सैफी और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी वार्ड नंबर 8 जिला पंचायत। तो आप यहाँ वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं और पिछला समय आपका 10 साल का भी कद्दावर नेता के रूप में रहा है और समाज सेवक आप पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं समाज सेवा। तो जनता का कितना प्यार मिल रहा है? वो जो आपके पिछले 10 साल थे समाज सेवा करने के, उसका क्या रुझान मिल रहा है? देखिए, पहले तो मैं अपने समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे ये समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका दिया। दूसरा, क्षेत्र की जनता, हम 6 महीने से रेगुलर जनता के बीच में है और जनता का हमें भरपूर प्यार मिल रहा है। गांव-गांव, गली-गली हम जा रहे हैं। लोगों का बिल्कुल कहना है और लोगों का बदलाव भी है अब के, कि उन्होंने कहा कि जो भी प्रत्याशी आज तक जिताए हमने जिताए हैं, किसी ने कोई काम नहीं करा क्षेत्र में। वादे करे, बिरादर के नाते करे, पार्टी के नाते करे, लेकिन वो वापसी कोई नहीं आया। वो चाहते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं जिला बुलंदशहर में, वो समाजवादी का वादा है, जो वो कहते हैं वही काम को करते हैं। और हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, हमने देखा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है हमारे किसान भाइयों का। कहीं किसी का खरंजे का काम है, कहीं लाइट लगनी है, और कहीं जो अपने जो सरकार की नीति हैं, जो योजना है सरकार की, वो गांव-गांव तक कोई नहीं पहुंचा रहा। हमने वादा करा है कि जो सरकार की नीति हैं, सरकार के जो काम हैं, हम लोगों तक पहुंचाएंगे। और जो हमारे क्षेत्र में हमने देखा, हमारे खेतों में जाकर हमारे किसान भाइयों को परेशानी होती है बरसात में नियाल लाने की। हमारा ये वादा है, अगर हमारी जनता हमें इज्जत देगी, हमें जिताएगी, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, एक एक क्षेत्र की जनता में एक एक चक्रोड बनाने का काम करेंगे और अपनी जनता का जो भी काम होगा, वार्ड नंबर 8 की जनता का, उस काम को हम बाखूब अपनी मेहनत से लगन से करेंगे। अच्छा, असल मुद्दे क्या हैं आपके चुनाव को लेकर? किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? आपकी जो एक आप देखते होंगे, जब फील्ड में आप घूम रहे हैं जनता से डोर टू डोर संपर्क भी कर रहे हैं, तो जनता आपके सामने समस्याएं रखती होगी, ये समस्या है या वो समस्या है। वो जो बहुत सी समस्या है जो प्रत्याशियों के सामने आ रही हैं, और हर प्रत्याशी ये वादा भी करता है, दावा भी करता है कि मैं जीतने के बाद घर घर पहुँचूंगा और विकास भी कराऊंगा। तो आज जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे चुनाव लड़ने के, वो क्या हैं? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव का जो मुद्दा है, सब लोग इस चीज़ से परेशान है कि जितने भी प्रत्याशी पहले उन्होंने जिताए हैं, किसी ने कोई क्षेत्र में काम नहीं करा है, वादे करके चले गए हैं। हमने उनसे ये कहा कि आप हमें जिताइए और जब भी जो काम होगा हम उस काम को करेंगे, क्योंकि हम वो प्रत्याशी नहीं है कि 50 गाड़ी लेके घूम रहे हैं क्षेत्र में और तूफान मचा रखा। हम ज़मीनी नेता हैं, ज़मीन से काम कर रहे हैं, लोगों का काम करेंगे, उनका भरोसा हमारे साथ है। अगर आप सत्ता में आते हैं और वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत प्रत्याशी का चुनाव आप जीते हैं, तो जो जनता से आप वादा कर रहे हैं और जनता भी आपसे एक वादा करा रही है कि अगर हम आपको जिताएंगे, और आप भी करेंगे हम जीते हैं, तो जो आपके वादे हैं वो उस पर कितना खरा उतरेंगे? देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी ने जितने वादे किए थे अपनी सरकार में, वो पूरे करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इतने काम किए हैं कि सरकार सिर्फ जनता को वो बताने की बात है कि जो भी समाजवादी पार्टी की देन है। देखो, एम्बुलेंस चलाई है, समाजवादी की देन है। 100 नंबर गाड़ी चलाई है, समाजवादी की देन है। और समाजवादी पेंशन चलाई है, समाजवादी पार्टी की देन है। तो समाजवादी पार्टी ने गरीब, मजदूर, नौजवान, छात्र छात्राओं के लिए, सबके लिए काम किया है। लैपटॉप बांटे गए हैं जो गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। तो हम भी जो वादे कर रहे हैं उस वादे को हम पूरा करेंगे। क्षेत्र में विकास की लहर ला देंगे, ये हमारा वादा है। एक दफ़ा जनता हमें इस चीज़ का मौका दे, इसी वादे से हम लोग घूम रहे हैं, लोगों से अपना वादा कर रहे हैं। तो ये थे वकील अहमद उर्फ रियाजुद्दीन सैफी, जो कि वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत प्रत्याशी हैं। और इनका सीधा ये जो एक दावे के साथ में बोल रहे हैं कि अगर हम जीते हैं तो अपने वादों पर खरा उतरेंगे। इनकी बात में कितनी जान है, यह जानने के लिए भी आज हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, जो कि वार्ड नंबर 8 की कुछ जनता है, उनसे भी हम जानेंगे कि वकील अहमद उर्फ रियाजुद्दीन सैफी की बात में कितनी जान है और जनता उनको कितना समर्थन दे रही है। और वहीं हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आप परिचय दें अपना, क्या कहूँ, अपना नाम बताएं। डॉक्टर फैयाज अहमद। आपके यहाँ वार्ड नंबर 8 से ये वकील अहमद जी जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी जोर और शोरों से इनका जो है जनता समर्थन दे रही है, बड़ा प्यार मिल रहा है जनता का इनको। तो इसमें आपका क्या कहना है कि ये आपके हिसाब से एक सही रूप चेहरा है या? बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा चेहरा है, बहुत अच्छा काम करने वाला है, ऐसी बात नहीं है। और भी हैं, युवा पीढ़ी से भी हैं हमारे साथ यहाँ, ग्रामीण क्षेत्र से कुछ लोग मौजूद हैं। भैया से भी जानेंगे कि भैया किसको मुखिया बनाएंगे यहाँ वार्ड नंबर 8 में? भाई वकील राजू भाई।
भाई वकील और राजू भाई में आपने ऐसा क्या देखा कि आप उन पर विश्वास जता रहे हैं? देखो जी, विश्वास तो है ही विश्वास, और किसी चीज़ का तो करा जाता है विश्वास भी, विश्वास तो होगा ही। तो यहाँ पर जो जनता है वो अपना प्यार वकील अहमद उर्फ रियाजुद्दीन सैफी के ऊपर जता रही हैं, और भी यहाँ मौजूद हैं युवा पीढ़ी से भाई हैं। आपका नाम? मोहम्मद आमिर। किसको अपना मुखिया बनाएंगे वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत प्रत्याशी? राजू भाई को। राजू भाई, यहाँ राजू भाई के दीवाने सारे मिल रहे हैं, और जनता आप देख सकते हैं सीधा कि जो भी पब्लिक है वो सीधा राजू भाई को यानी राजू भाई उर्फ रियाजुद्दीन जो हैं उनको अपना मुखिया बनाने की यहाँ ठान ली है। और भी यहाँ मौजूद हैं। आपका नाम? पिंटू। पिंटू जी, आप यहाँ पर वार्ड नंबर 8 से हैं, और वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत प्रत्याशी वकील अहमद उर्फ रियाजुद्दीन सैफी हैं, तो उनको आप किस निगाहों से देखते हैं? वो अच्छे नेता हैं या कैसे हैं? अच्छे हैं जी। कैसे अच्छे हैं? क्या काम वो मतलब किस तरह से तुम्हें विश्वास है कि वो अच्छे हैं? हम तो ये बचपने से देख तो आ रहे हैं, सही है। तो आप वोट उन्हें देंगे? हाँ जी, उन्हें देंगे हम तो आप देख सकते हैं कि जनता जो है वो सीधा रियाजुद्दीन सैफी के यहाँ पे दीवाने हैं, और रियाजुद्दीन सैफी का सीधा शोर है। और भी यहाँ मौजूद हैं जो कि शिक्षित हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं। इनसे भी मैं जानूंगा कि रियाजुद्दीन सैफी के लिए बारे में इनकी क्या सोच है और किसको ये मुखिया बनाएंगे वार्ड नंबर 8 से। भैया अपना नाम परिचय दें अपना। अलबाब अहमद। सबसे पहले तो युवा नेता हैं, और दूसरी बात हमारे पड़ोसी भी हैं, और हम सपोर्ट करते हैं। आप पड़ोसी के लिहाज से सपोर्ट करेंगे या एक अच्छे नेता के हिसाब से? नहीं, अच्छे कैंडिडेट और पड़ोसी दोनों चीज़ों का ध्यान रखा है हमने, दोनों चीज़ों को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ एक दो अच्छा ही बताएं इनके बारे में कि इनके अंदर कुछ खास ये है। सबसे पहली बात तो ये कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, हवाई फायर से नहीं है, और ये नहीं कि लंबी लंबी बातें फेंकनी, और ईमानदार स्वच्छ छवि के नेता हैं, बेदाग नेता हैं, और वैसे तो हमारे पड़ोसी हैं। सबसे पहली बात तो हमारे पड़ोसी की है, पहला पड़ोसी हमारा जी। तो ये थे, देखो ईमानदारी के ऊपर भी यहाँ वोट हो रहा है, और एक ईमानदारी के ऊपर ही वोट करना युवाओं के लिए अच्छा होता है। और हमारे साथ यहाँ और भी मौजूद हैं, गाँव के कुछ लोग हैं। आपका नाम? वकील अहमद। किसको अपना नेता चुनना चाहेंगे आप? वकील अहमद। वकील अहमद को ही क्यों? अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे काम करते हैं। और भी प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 8 से काफ़ी, तो उनको क्यों नहीं? को हमने देख रखा, वो इसी को तो चुन सकते हैं। जो आपकी निगाह में हीरो है? हीरो है हमारे निगाह में। तो वार्ड नंबर 8 की जनता के हीरो वकील अहमद उर्फ रियाजुद्दीन सैफी बन चुके हैं, और जनता का सीधा रुझान है कि आने वाले समय में 29 अप्रैल को यहाँ चुनाव होना है, और वकील अहमद उर्फ रियाजुद्दीन सैफी को हमें मुखिया बनाना है। कैमरा पर्सन फैसल खान के साथ कदीम खान, आर भारत समाचार, बुलंदशहर। मुंबई जा रही स्पेशल ट्रेन के इंजन में आग लगी है। ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया, बाल सभी यात्री बचे हैं। लोकमान्य तिलक की स्पेशल ट्रेन कोलकाता से मुंबई को जाती है, और जिसके इंजन में अचानक से आग लग गई। कोलकाता से मुंबई जा रही लोकमान्य तिलक स्पेशल के इंजन में आग लगी है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ट्रेन को रोककर इंजन में लगी आग बुझाई गई, और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। थाना थरवई क्षेत्र के जैतवाड़ी गांव के पास की यह घटना है, जहां पर ट्रेन के इंजन में आग लग गई, लेकिन इस हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये एक राहत भरी खबर है। लोकमान्य तिलक की स्पेशल ट्रेन कोलकाता से मुंबई को जाती है, जिसके इंजन में आग लग गई। इस वक्त हम बुलंदशहर के गांव मूड़ाखेड़े में मौजूद हैं। जैसा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी मैदान में हैं, और हर गांव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं जीत के लिए हर दाव पेच अपना ग्राम पंचायत प्रत्याशी लगा रहे हैं, जिसको लेकर आज हमारी टीम बुलंदशहर के गांव मूड़ाखेड़े में पहुंची, और एक प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तीसरी बार ये यहां से चुनाव लड़ेंगे। 2 बार ये चुनाव जो है वो हार चुके हैं। मैं इनसे जानकारी लूँगा कि किन मुद्दों पर इनका तीसरा चुनाव होगा। आप अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं। मेरा नाम शांतिलाल गौतम, गाँव मूड़ाखेड़ा। आप यहाँ पर तीसरी बार प्रत्याशी हैं, 2 बार चुनाव हार चुके हैं गाँव मूड़ाखेड़े से, तो आपकी हिम्मत जो है वो दाग देनी पड़ेगी कि लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं और तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो किस तरह से जनता पर आपको विश्वास है, या जनता आप पर विश्वास जता रही है तीसरी बार? आपको लगता है कि तीसरी बार आप गांव के मुखिया होंगे? मेरा जनता पे काम करने का और
जनता का सेवा करने का, पब्लिक का सेवा करने का ये मेरा जुनून है और आखिर तक मैं करता रहूँगा। तो जनता जो है वो आप पर विश्वास जता रही है कि जनता जो है वो आपको मुखिया बनाएगी। आपको लगता है कि जनता इस बार आपको मुखिया बनाएगी? मुझे जनता पे पूरा विश्वास है। मुझे लग रहा है कि अब के मुझे ये गांव का मुखिया बनाएंगे। तो आप जो है किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे होते हैं शिक्षा का हुआ, किसानों का हुआ, क्या मुद्दे हैं आपके मेन जो गाँव के विकास के लिए? गाँव के विकास के लिए जैसे कि गरीबों के काम हैं, शिक्षा हैं, स्वास्थ्य विभाग हैं, इनको पेंशन है, जिनके जो हक है गरीबी कार्ड है वो जिनके लोगों को होने चाहिए वो कराऊंगा। गांव में कुछ गरीब वर्ग के लोग होते हैं जिनको मकान की ज़रूरत होती है, लेकिन पूरी पंचवर्षीय प्रधानों की बीत जाती है। ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से भी नीचे होते हैं उनको मतलब मकान नहीं मिल पाता है और खाने पीने की व्यवस्था भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अंत्योदय कार्ड होते हैं। ऐसे मुद्दों को लेकर आपका क्या राय है कि ऐसे मुद्दों पर कितना वर्क करेंगे? इन मुद्दों पर पूरा फोकस डालूंगा, पूरी तरह से इनका जो लोगों का नहीं है वो पूरा काम कराऊंगा। अच्छा, आप पूर्व में 2 बार यानी कि चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार आप फेल हुए हैं चुनाव में, दोनों बार आप चुनाव हार चुके हैं और तीसरी बार तुम्हारा फिर संघर्ष जारी है। तो क्या ऐसी कमी रही आपकी जो 2 बार आप चुनाव हार गए, उन कमियों को आप तीसरी बार पूरा कर पाएंगे? लग रहा है ऐसा आपको? जैसे मैं पहली बार लड़ा हूँ, हारा हूँ, उससे भी अगली बार जो मिला मुझे बढ़ चढ़ के हर बार लड़ मिल रहा है, पूरा गाँव का सहयोग मिल रहा है, हर कोने से, हर समझ से। अब के बार आपको विश्वास है कि आप मुखिया होंगे इस गाँव? तो मुझे इतना बढ़ चढ़ के वो मिल रहा है कि मैं शायद गांव का मुखिया बनूं और ये सेवा करने का मुझे मौका मिले। तो गांव में क्या क्या विकास कराएंगे? ऐसे क्या मुद्दे हैं? 2 मुद्दे बताएं गांव में कि मुझे अगर मैं मुखिया बनता हूं तो ये काम कराऊंगा गांव का। गांव में विकास जैसे गरीबी वो राशन कार्ड हैं या मकान हैं या स्कूल के हैं या स्वास्थ्य विभाग के काम है, ये तो सब पूरे कराऊंगा। तो ये थे हमारे जो साथ थे, ये क्या नाम है आपका? शांतिलाल गौतम। शांतिलाल गौतम जी जो गांव मूड़ाखेड़े से भावी प्रत्याशी हैं, ग्राम पंचायत प्रत्याशी हैं और इनका संघर्ष लगातार जारी है। पिछली 2 बार पंचवर्षीयों में ये चुनाव हार चुके हैं और तीसरी बार। वहीं गांव मूड़ाखेड़े की जनता से भी ये जानेंगे कि शांतिलाल जी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उन पर जनता का क्या विश्वास है और तीसरी बार उनका लगातार संघर्ष जारी है, जिसको लेकर जनता के बीच आज हम पहुँचे हैं और जनता से भी ये जानेंगे कि वाकई में जनता जो है वो इनको विश्वास दे रही है। और भी जो शांतिलाल जी कह रहे थे कि जनता मुझ पर पूर्ण विश्वास बना चुकी है, तो कितनी सच्चाई है इस बात में, यह भी हम जानेंगे। आपका नाम? विनय प्रताप सिंह। विनय जी, आप मूड़ाखेड़े के निवासी हैं, आप यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, जो मुखिया ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं शांतिलाल जी, उनको बनाएंगे प्रधान या नहीं बनाएंगे? हम उनके साथ हैं जी दिल जान से और हमारा गांव भी सहयोग कर रहा है कि आपका यही प्रधान बने। और भी हैं हमारे साथ जो वरिष्ठ नागरिक हैं और इनसे भी हम जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम कुंवरपाल सिंह है। अपने गांव का मुखिया किसके रूप में, कौन सा चेहरा देखना चाहेंगे गांव का मुखिया का? हम लोग शांतिलाल को चाहते हैं और शांतिलाल का ही मतलब आपको बहुत ही अच्छा रुझान है और यही ज़्यादातर आपका प्रधान बनेंगे। ये 2 बार भी पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, आपने जब सहयोग क्यों नहीं किया? मतलब पहले से करते आ रहे हैं सब लोग, है ना, लेकिन रह जाते हैं थोड़ा सा। अब क्या आपको लगता है कि आपको लगता है इनका प्रयास अच्छा है और जनता भी चाहती है, सभी मतलब इनको वोट देंगे तो प्रधान बन जाएंगे, क्योंकि ये लोग सब लोग मतलब अच्छा व्यवहार है इनके साथ, पब्लिक के साथ अच्छा व्यवहार है, जगह जगह अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, सब लोग ठीक ठाक है। तो जनता भी अब की बार देख सकते हैं कि बहुत काफ़ी प्यार भी जनता दे रही है और इनको पूरा विश्वास इन पर जता रही है। और भी भैया हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पढ़े लिखे हैं और शिक्षित भी लग रहे हैं। आपका नाम? नरेश कुमार। नरेश जी, आप किसको मुखिया बनाएंगे गांव मूड़ाखेड़े? तो शांतिलाल जी को ही मुखिया बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये 2 बार से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। हम इनसे यही कहेंगे कि जो 2 बार ये जो इलेक्शन नहीं जो जीत पाए हैं, कुछ जो कमियां थी उनको सुधारें और इस बार जो 100% सक्सेस। आपको लगता है कि अब की बार इनकी कमी वो पूरी हो चुकी है? पूरी कमी हो चुकी है जो। तो ऐसी क्या खूबी है? एक तो खूबी बताएं कि शांतिलाल को ही क्यों बनाएंगे अब की बार में, जो पहले प्रधान रह चुके हैं, पूर्व प्रधान रह चुके हैं, उनको क्यों नहीं बनाएंगे? पहले क्या था, पहले जो हिंदू मुस्लिम राइट का इलेक्शन होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि सीट है एससी में, आपस में प्यार है। हाँ हाँ, तो इस बार ज़्यादातर पब्लिक की शांतिलाल को ही चाह रही है गांव की। तो आप सीधा देख सकते हैं कि जनता का क्या रुझान है। और हमारे साथ अब यहाँ मौजूद हैं खालिद भाई जो कि गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं और ये शांतिलाल के सीधे हाथ भी कहे जाते हैं और गांव का जो सहयोग है, पूरे गांव का इनको सहयोग रहा है। ये समाज सेवी हैं और पिछले पूर्व 10 सालों से ये आज तक लगातार गांव की सेवा करते आ रहे हैं और गांव की नहीं बल्कि पूरे ज़िले में ये समाज सेवा कर रहे हैं और काफ़ी एक्टिव बंदे हैं जिनसे हम जानकारी लेंगे कि इनका सहयोग किसके लिए है। अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है और मैं मूड़ाखेड़ा गांव से बिलोंग करता हूं।
और मैं भारत गैस एजेंसी एनएम भारत गैस का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो आप अपने यहाँ से शांति लाल जी को ये प्रत्याशी आए हैं, गांव के मुखिया के रूप में इनको देखना चाहेंगे, आप इनको लड़ा रहे हैं और ये लगातार पिछले 2 बार से नाकाम भी हो रहे हैं, फेल भी हुए हैं, तो अब की बार ऐसा क्या मंत्र लिया है, क्या ऐसी कमी पूरी की है जो अब की बार ये खरे उतरेंगे? देखिए, शांति लाल जी एक संघर्षशील आदमी हैं और संघर्षशील आदमी ही कुछ कर सकता है। बाकी प्रत्याशी आते हैं और जेब बनाते हैं और चले जाते हैं। शांति लाल 2 पंचवर्षीय योजना लड़ चुके हैं, किसी वजह से ना जीत पाए। गांव के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन शांति लाल जी जिन मुद्दों पर बात करते हैं वो वाकई सराहनीय है और हम भी चाहेंगे कि लोग इसी बात को देखते हुए इन्हें वोट दें। जो इनके मुद्दे हैं, स्कूल बनाना है इनको, और कॉलेज के निर्माण की भी बात करते हैं, स्टेडियम की भी बात करते हैं, बच्चों को शिक्षा दिलाने की बात कर रहे हैं, और पेंशन है, विधवा पेंशन, बहुत सारी पेंशन है। ये लोग इस मुद्दों पर बात कर रहे हैं आजकल। और एजुकेटेड समाज इनका, पढ़े लिखे घर से बिलोंग कर रहे हैं और बिजनेसमैन भी हैं, तो हम चाहेंगे कि इन्हीं को ही सपोर्ट किया जाए। तो इनको जो आप बिजनेसमैन के हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ वादे जो आपने अभी बताए थे कि ये वादे कर रहे हैं, वादे तो हर नेता चाहे छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो, हर नेता वादा करता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, लेकिन देखा ये जाता है ज़्यादातर शिकायत आती है कि जब वो नेता सत्ता में आ जाता है तो फिर वो दोबारा चेहरा नहीं दिखाता। क्या ऐसी शिकायत शांति लाल जी की भी आएंगी? नहीं, शांति लाल जी ने जो पहले से ही हमारे गाँव के लिए बहुत कुछ दिया है अपना, इसलिए इसमें हम भरोसा कर सकते हैं कि ये अपने वादे पूरे करेंगे। तो जनता आप देख सकते हैं, पूरे फुल मूड जनता शांति लाल जी के लिए बना चुकी है। और भी यहाँ युवा हैं हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ नागरिक हैं यहाँ जो कि किसान लग रहे हैं, इनके वेशभूषा से किसान है शायद ये। आपका नाम? मेरा नाम छोटे लाल। किसको प्रधान बनाएंगे गाँव मोड़ाखेड़े का? हम तो शांति लाल ये हमारे बड़े भाई हैं और इनके ही साथ रहते आए, और पहले और अब भी जो साथ जी जान से साथ। तो अब की बार आपको लग रहा है कि शांति लाल जी यहाँ के मुखिया बनेंगे? आपका 99% उम्मीद है कि ना आपका ये हमारे जो प्रधान जी बनेंगे। तो सीधा सीधा जनता का रुझान शांति लाल जी पर, शांति लाल जी की तरफ है और सबका प्यार इनको मिल रहा है। सीधा आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग जो हैं यहाँ के वो सीधा शांति लाल जी को अपना मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं। और जनता का कहना है कि पूर्व में जो 2 बार ये चुनाव हार चुके हैं, वो कुछ कमी रही थी, जो कि कमी अब वो पूरी कर ली गई हैं और बगैर चुनाव के बगैर सेवा भी करते आ रहे हैं। कैमरा पर्सन फैसल खान के साथ कदीम खान, आर भारत समाचार, बुलंदशहर। खबर है, दुधवा टाइगर रिजर्व से एक बार फिर बुरी खबर सामने आई है। एक 8 वर्षीय वयस्क बाघिन की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई है। दुधवा टाइगर रिजर्व के मैदानी रेंज जंगल का ये मामला है, जहां एक 8 वर्षीय वयस्क बाघिन की मौत हुई है, संदिग्ध हालातों में मौत हुई है। वन्य जीवों की मृत्यु पर संवेदनशील विभाग के अफसर यहां निरंतर अकुशल प्रबंधन का शासन प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है। लखीमपुर खीरी से खबर आपको बता रहे हैं, रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व से एक बार फिर बुरी खबर सामने आ रही है। एक 8 वर्षीय वयस्क बाघिन की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई है। दुधवा टाइगर रिजर्व के मैलानी रेंज जंगल का ये पूरा मामला है, जहां पर वन विभाग की लापरवाही से एक 8 वर्षीय वयस्क बाघिन की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई है। और वन्य जीवों की मौत पर विभाग जो है वो लापरवाह है। विभाग के अफसर जो हैं लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। गोंडा से खबर सामने आ रही है, अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में भीषण आग लगी है। किसान के तैयार फसल पर आग का कहर टूटा हुआ है। आग से जलकर राख हुई 10 बीघे गेहूं की फसल। बेबस ग्रामीण के सामने जलती रही फसल। दमकल की गाड़ी आने तक फसल जलकर नष्ट हो गई है। जी हां, जब तक दमकल की गाड़ी पहुंचती तब तक फसल जलकर नष्ट हो गई। देहात कोतवाली के बेलसर के ग्राम कामरौनी की यह पूरी घटना है, जहां पर अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लग गई और किसान के
के द्वारा तैयार की गई फसल जलकर राख हो गई है। इससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। लगभग 10 बीघे गेहूं की फसल जली है।